नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले के अन्नामलाई ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार को उन्होंने अपना इस्तीफा देश के भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को सौंप दिया, जिसे अब स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इसे तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अन्नामलाई ने न केवल बीजेपी से इस्तीफा दिया है, बल्कि अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। अन्नामलाई ने साफ कर दिया है कि उनका नया आंदोलन आगे चलकर राजनीतिक दल का रूप लेगा और उनकी पार्टी 2031 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विजय के बाद अब अन्नामलाई तमिलनाडु में तीसरी बड़ी राजनीतिक धुरी बनाने जा रहे हैं? क्या भाजपा अपना सबसे लोकप्रिय युवा चेहरा खो चुकी है और क्या 2031 तक तमिल राजनीति में पूरी तस्वीर बदल सकती है? शुक्रवार को अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज एक नए आंदोलन की शुरुआत हो रही है और यही आंदोलन आगे चलकर राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करेगा। अन्नामलाई ने कहा कि उनकी राजनीतिक पार्टी 2031 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भाजपा छोड़ने का फैसला उनके लिए आसान नहीं था। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वे भाजपा के सदस्य बने रहें या तमिल लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं से सीधे जुड़ें। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 4 दिसंबर 2025 को ही भाजपा नेतृत्व को अपने इस्तीफे की मंशा बता दी थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनसे अनुरोध किया कि पहले चुनाव पूरे हो जाने दें, उसके बाद आगे का फैसला लें। यानी अन्नामलाई का भाजपा से अलग होने का फैसला अचानक नहीं, बल्कि लगभग 6 महीने पुरानी रणनीति का हिस्सा था। क्या तमिलनाडु में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा अब भाजपा के खिलाफ नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा दक्षिण भारत में अपना सबसे बड़ा युवा चेहरा खो चुकी है? आज की इस खबर में इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अन्नामलाई की इस्तीफे की टाइमिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महज 3 दिन पहले उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं और उनकी भूमिका को लेकर चर्चा हुई थी। बताया जा रहा है कि अन्नामलाई भाजपा से किसी टकराव या सार्वजनिक विवाद के बजाय सम्मानजनक तरीके से अलग होना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की और चुपचाप अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। पिछले 1.5-2 साल से भाजपा और अन्नामलाई के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरें सामने आती रही थीं। पहला बड़ा संकेत तब मिला जब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नैनान नागेंद्रन को नया अध्यक्ष बना दिया। यह फैसला कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों को चौंकाने वाला लगा, क्योंकि अन्नामलाई को राज्य में भाजपा का सबसे लोकप्रिय और आक्रामक चेहरा माना जाता था। दूसरा संकेत विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। तमिलनाडु भाजपा के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद अन्नामलाई ने चुनाव नहीं लड़ा। राजनीतिक हलकों में इसे भी संगठन और नेतृत्व के बीच बढ़ती दूरी के संकेत के रूप में देखा गया। और तीसरा बड़ा कारण है मतभेद राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर सामने आया। अन्नामलाई ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सीबीएसई की 3 भाषा नीति को तत्काल लागू करने के बजाय 2029-30 से लागू किया जाना चाहिए। उनके इस रुख को राज्य की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया व्यवहारिक रुख माना गया, लेकिन इससे यह संदेश भी गया कि वे हर मुद्दे पर केंद्रीय लाइन से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एआईएडीएमके के साथ भाजपा के गठबंधन को लेकर माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार दावा किया जा रहा था कि अन्नामलाई एआईएडीएमके के साथ समझौते को लेकर पूरी तरह सहज नहीं थे। वे भाजपा को तमिलनाडु में स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित करना चाह रहे थे, जबकि पार्टी नेतृत्व व्यापक विपक्षी गठबंधन के जरिए चुनावी लाभ हासिल करने के पक्ष में दिखाई दे रही थी। हालांकि बाद में अन्नामलाई ने एनडीए के लिए जोरदार प्रचार किया और सार्वजनिक रूप से गठबंधन के खिलाफ कुछ नहीं कहा।
अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि भाजपा छोड़ने के बाद अन्नामलाई क्या करेंगे। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार वे फिलहाल किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के बजाय राष्ट्रवादी तमिल दर्शन पर आधारित एक गैर राजनीतिक सामाजिक आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य तमिल पहचान, क्षेत्रीय स्वाभिमान, सुशासन, भ्रष्टाचार विरोध और राष्ट्रवाद के बीच एक नया राजनीतिक विमर्श तैयार करना बताया जा रहा है। 7 जून को वे अपने कोर समर्थकों और सहयोगियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मॉडल काफ़ी हद तक अभिनेता विजय की रणनीति से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। विजय ने भी पहले सामाजिक और जनसंपर्क गतिविधियों के जरिए एक बड़ा जन आधार तैयार किया और बाद में अपनी पार्टी टीवीके का गठन किया। आज स्थिति यह है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीतकर राज्य की राजनीति में सनसनी फैला दी है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अन्नामलाई भी विजय के मॉडल को अपनाने जा रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं की राजनीति में बड़ा अंतर भी है। विजय का आधार सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति से आया है, जबकि अन्नामलाई की पहचान एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, प्रशासक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में है। उनकी छवि एक ईमानदार, आक्रामक और भ्रष्टाचार विरोधी नेता की रही है। सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता काफ़ी मजबूत मानी जाती है और तमिलनाडु के शहरी युवाओं में उनका प्रभाव भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अन्नामलाई की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे अन्नामलाई ने पुलिस सेवा छोड़कर राजनीति में प्रवेश लिया था। अगस्त 2024 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। पार्टी में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उन्हें तमिलनाडु भाजपा का उपाध्यक्ष बना दिया गया था और फिर 2021 में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उस समय भाजपा तमिलनाडु में सीमित राजनीतिक ताकत थी, लेकिन अन्नामलाई ने संगठन को गांव और बूथ स्तर तक ले जाने का अभियान इसमें पूरा शुरू किया। उनकी सबसे चर्चित पहल एन मन एन मक यानी मेरी धरती मेरे लोग यात्रा रही। इस यात्रा के जरिए उन्होंने पूरे तमिलनाडु में जनसंपर्क किया और खुद को राज्यव्यापी नेता के रूप में स्थापित किया। डीएमके सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विफलताओं के मुद्दों को उन्होंने लगातार उठाया। धीरे धीरे वे तमिलनाडु में भाजपा का पर्याय बन गए, लेकिन चुनावी सफलता उन्हें नहीं मिल सकी। 2021 विधानसभा चुनाव में वे अरवाकुरिची सीट से हार गए। 2024 लोकसभा चुनाव में कोयम्बटूर सीट से मैदान में उतरे, लेकिन वहां से भी जीत वे हासिल नहीं कर सके। इसके बावजूद उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही, कम नहीं हुई। यही कारण है कि भाजपा के भीतर और बाहर दोनों जगह उन्हें भविष्य का बड़ा नेता माना जाने लगा। अब उनके इस्तीफे के बाद भाजपा के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा युवाओं के बीच पार्टी की पकड़ कमजोर होने का है। पिछले कुछ वर्षों में अन्नामलाई ने खुद को तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय युवा नेताओं में स्थापित किया था। सोशल मीडिया, छात्र समूह और शहरी मध्यम वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ थी। उनके जाने से भाजपा का युवा वोट बैंक प्रभावित भी हो सकता है। दूसरी चुनौती यह है कि भाजपा तमिलनाडु में अपना सबसे बड़ा चेहरा खो रही है। पिछले 4-5 वर्षों में राज्य में भाजपा का नाम आते ही सबसे पहले अन्नामलाई का चेहरा सामने आने लगता था। फिलहाल पार्टी में उनके बराबर जन स्वीकार्यता वाला दूसरा नेता दिखाई नहीं देता। तीसरा असर डीएमके विरोधी राजनीति पर पड़ सकता है। अन्नामलाई लगातार डीएमके सरकार के खिलाफ सबसे आक्रामक विपक्षी नेता की भूमिका निभा रहे थे। यदि वे अलग राजनीतिक मंच बनाते हैं तो भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के वोटों का बंटवारा भी इस कारण से हो सकता है। हालांकि भाजपा के लिए स्थिति पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। पार्टी का एक बड़ा वोट आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यदि एआईएडीएमके और एनडीए के अन्य सहयोगी दल साथ बने रहते हैं तो संगठनात्मक स्तर पर होने वाले नुकसान की भरपाई भी की जा सकती है। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। 7 जून की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या अन्नामलाई सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन शुरू करेंगे? क्या वह बाद में राजनीतिक दल में बदलेगा? क्या वह विजय की तरह नई क्षेत्रीय ताकत बनकर उभरेंगे या फिर भविष्य में किसी नए राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बनेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे।
लेकिन इतना तय है कि अन्नामलई का भाजपा से अलग होना केवल एक नेता का इस्तीफा नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए राजनीतिक प्रयोग की शुरुआत हो सकता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।